गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम के बारे में। स्टोक्स थ्योरम क्या कह रही थी? हमारे पास सी कोई ओपन सरफेस है, सी कैसा है? ओपन सरफेस एंड एस कैसा है? ओपन सरफेस, और सी उस ओपन सरफेस का बाउंडिंग कर्व है। सी क्या है? उसका बाउंडिंग कर्व है ओपन सरफेस का। तो हम एक फंक्शन है एफ वेक्टर, वेक्टर फंक्शन को यदि हम मान लेते हैं वो उस पूरे डोमेन पे, उस फंक्शन के डोमेन में पूरा का पूरा सरफेस आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रख रहा है उस सरफेस पे हमारा एफ वेक्टर, तो हमने लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ का क्या लिखते थे हम? लाइन इंटीग्रेशन सी इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डॉट डी आर, इसे हमने चेंज कर दिया था डबल इंटीग्रेशन में, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ। ठीक है, इस तरह हमने चेंज कर दिया था इसका सरफेस इंटीग्रल में। तो ये हमें बता रही थी हमारे स्टोक्स थ्योरम। हमने स्टोक्स थ्योरम का एग्जांपल भी देखा था, है ना? हमने एक एग्जांपल देखा था जिसे हमने कई 3 मेथड्स से किया था। 3 अलग अलग टाइप से हमने कोशिश की थी। एक लाइन इंटीग्रल हम नॉर्मल कर रहे थे, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो रही थी, और हमने स्टोक्स थ्योरम भी अप्लाई करके 2 तरीके से उसे देखा हुआ था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम उसी स्टोक्स थ्योरम के आगे बढ़ते हैं और स्टोक्स थ्योरम के डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस के डिडक्शंस किए थे, उसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शंस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। डिडक्शंस ऑफ स्टोक्स थ्योरम पे हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारा एस क्या है? ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। सी क्या है? बाउंडिंग कर्व। सी क्या है? बाउंडिंग कर्व है। एफ वेक्टर कोई वेक्टर फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है एंड हैविंग कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। साथ के साथ एक फाई फंक्शन भी हम लेके चल रहे हैं, ये स्केलर फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव भी इसके कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे? सरफेस पे, है ना? क्योंकि हम सिर्फ किसी सरफेस और उस बाउंडिंग कर्व के लिए ही बात करने वाले हैं। हैविंग कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। कुछ इस टाइप से हमारा एफ और फाई फंक्शन है। तो अब हम इसके डिडक्शंस पे आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट डिडक्शन होता है इसका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट डिडक्शन है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फाई एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डीएस। ये किसके बराबर है? ये हमारा फर्स्ट डिडक्शन है। ये हमारा है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई क्रॉस एफ, डेल क्रॉस फाई एफ यहां पे लिया है, डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, इसके बराबर हमारा ये हो जाने वाला है। तो इसे आप नॉर्मली स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये वाली पार्ट लेके चलूं तो क्या होगा? लाइन इंटीग्रल फाई एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इस पे हमने अप्लाई किया क्या? कंडीशंस तो हम पहले लिख चुके हैं, कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। हम इसे एक फंक्शन मानते हैं एफ डॉट डी आर की जगह, है ना? एफ की जगह, एफ डॉट डी आर में एफ की जगह इसे एक फंक्शन मानते हैं। तो इसे हम
स्टोक्स थ्योरम से क्या लिख देंगे, डेल क्रॉस फाई एफ वेक्टर ds, यही हो जाएगा ये। इसे हम ओपन कर देंगे और सॉरी क्या होता है, डॉट एन कैप ds, ये होती है ना स्टोक्स थ्योरम में। स्टोक्स थ्योरम में डॉट एन कैप ds। एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस s, ये होता है हमारा एन कैप। तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने पे हमारा क्या बनेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डेल फाई क्रॉस f वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस f वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये बनने वाला है ये। अब दोनों को अलग अलग खोल लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बच जाएगी, इस वाले को एक तरफ ले आते हैं। क्या किया हमने, बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ s डेल फाई क्रॉस f वेक्टर डॉट एन कैप ds प्लस में सरफेस इंटीग्रेशन। अब ये क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से ये ऑपरेटर हमारा बन रहा है। तो अब फाई को हम डॉट के इधर भी ला सकते हैं, ये एक स्केलर फंक्शन है, वेक्टर तो है नहीं, तो और लेके आएंगे तो क्या बनेगा, कर्ल ऑफ एफ डॉट फाई एन कैप। अब डॉट क्या होता है, कम्यूटेटिव, तो हम इसे इस तरह लिख देंगे, फाई एन कैप डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर ds, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। और इस वाले टर्म को नहीं, इस टर्म को एक तरफ रखेंगे, इस वाले टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। दूसरा डिडक्शन कि मेरे पास यदि दो फंक्शंस हैं फाई एंड साई, ठीक है, यदि दो फंक्शंस हैं फाई एंड साई, स्केलर फंक्शंस हैं हैविंग कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव, जिनके सेकंड क्या है मेरे पास, मान लिया अभी तक तो हमें फाई सिंगल की यूज पड़ी, फाई एंड साई दो फंक्शंस हैं स्केलर फंक्शन, इनके पास कैसे हैं, कांस्टेंट, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स। कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, सरफेस इंटीग्रेशन s डेल फाई क्रॉस डेल साई। देखो वेक्टर फंक्शन तो ये हमारा बन ही गया, कैसे बन गया, ग्रेडियंट, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, वेक्टर, ये भी वेक्टर, और ये क्रॉस, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, वेक्टर ds बराबर लाइन इंटेग्रल ओवर c फाई डेल साई dr बराबर माइनस का लाइन इंटेग्रल ऑफ साई डेल फाई dr, ये डॉट, इस तरह ये वैल्यू होती है। और ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको गिवन भी नहीं होगा कि ये कांस्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव है या कुछ है फाई साई के बारे में, लेकिन आपसे बाय ऑप्शन बहुत बार पूछता है, अक्सर कंफ्यूजन होती है यहाँ प्लस और माइनस में। आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि जो पहले आ रहा है डेल फाई, यदि डेल फाई में फाई पहले है तो फाई इसमें पहले है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साई है पहले तो नेगेटिव होगा। आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं, आपको ध्यान में ये रखना ही पड़ेगा। तो आप इसका भी प्रूफ देख सकते हैं, कैसे करते हैं, देखो हम लेके चलते हैं, इसे लाइन इंटेग्रल ओवर c फाई डेल साई डॉट dr वेक्टर बाय स्टोक्स थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस
फाई डेल शाई डॉट एन कैप डी एस। इसे ओपन करो, क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल फाई क्रॉस डेल शाई प्लस फाई बाहर, फाई यदि हम क्रॉस के उस साइड ले गए और इसे बाहर कर दिया, फाई डेल क्रॉस डेल शाई डॉट एन कैप डी एस। ये बना, ये बन गया हमारा, सॉरी हाँ ये बन गया हमारा। अब क्या होगा, इसमें ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ग्रेडियंट का, साई के ग्रेडियंट का कर्ल है। ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा ही ग्रेडियंट, जब हम इसे किसी फंक्शन के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा है, कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव है तो इसका कर्ल 0 होगा, इरोटेशनल होगा। इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी 0 आई और ये बराबर आ गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई क्रॉस डेल शाई डॉट एन कैप डी एस। इस तरह से ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये वाली टर्म इसके पॉजिटिव आई। अब इस वाली को जब आप लेके चलेंगे तो आपके पास बनेगा फाई की जगह शाई, साई की जगह फाई है इसमें, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसी तरह जो टर्म होगी, फाई की जगह शाई और साई की जगह फाई बनेगा, तो डेल शाई क्रॉस डेल फाई होगा, है ना। तो उसे जब हम फाई क्रॉस साई में लेके आएंगे तो माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस तो इस कारण आ रहा है, और इस यहाँ पे जो टर्म होगी वो क्या होगी, शाई डेल क्रॉस डेल फाई। तो ये भी सेम रीजन से टर्म 0 होने वाली है, तो ये भी इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एक और रिजल्ट है, एक और डिडक्शन है। इस डिडक्शन की हम बात करते हैं, तो नोट तो हो गया होगा। इम्पोर्टेंट है ये सेकंड वाला, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके 2-3 ही डिडक्शंस हैं, बाकी हमने गोस वाले में तो शायद 4 या 5 पढ़े थे, इसमें 3 ही हैं जो इम्पोर्टेंट है और मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सेकंड वाला तो ये वाला जो अभी हमने किया है ये तो काफी बार पूछा गया है। थर्ड है हमारा लाइन इंटेग्रल ऑफ फाई, लाइन इंटेग्रल ऑफ फाई डी आर बराबर सरफेस इंटेग्रल ऑफ एन कैप क्रॉस डेल फाई एन कैप क्रॉस डेल फाई डी एस। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, उन दोनों का तो सीधा सीधा आ रहा था, इसके लिए हम उसी मेथड का यूज करेंगे जो मेथड हमने गोस वाले डिडक्शंस के लिए यूज किया था। ए कोई आर्बिट्रेरी हम वेक्टर लेके चल रहे हैं, ए वेक्टर कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर। हम वहां भी यही लेके चले थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि देखिए आप हमारे पास ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है ये कैसा है, स्केलर का है, और हम स्टोक्स थ्योरम किस पे अप्लाई करते हैं, स्टोक्स थ्योरम हम अप्लाई करते हैं एफ डॉट डी आर वेक्टर फंक्शन के लिए। तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसे स्केलर मानते हैं तो ए वेक्टर डॉट लाइन इंटीग्रल फाई डी आर वेक्टर हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। हम ये लेके चलते हैं, इसे हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ सी फाई ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब तो हम इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर डॉट एन कैप डी आर वेक्टर। तो अब इसे आप ओपन करें और चेक करें कि किस तरह की टर्म्स हमारी बन रही हैं। ओपन करें और चेक करें कि क्या हमारा ये आएगा या नहीं आएगा। कैसे करोगे, इसे आपने ओपन किया, डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर, इस तरह हम इसे ओपन कर सकते हैं, डॉट एन कैप डी आर वेक्टर।
इस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे आप बात करें। इस तरह हम कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये आइडेंटिटीज में कि इस तरह ही हम करेंगे। फिर ये वाली जो टर्म है, ये कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल हमेशा 0 होगा, सिर्फ हमारे पास सिंगल एक टर्म बचेगी, डबल इंटीग्रेशन एस डेल वाई क्रॉस ए वेक्टर डॉट एन कैप डी आर। अब हमें एक वेक्टर को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, और टर्म हमें कुछ लेके आनी है एन क्रॉस डेल फाई जैसी, एन क्रॉस डेल फाई जैसी। ये क्या बन रहा है, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइप बन रहा है, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के जैसा बन रहा है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं और इसे हम लिख देते हैं डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल। हम करेंगे ए वेक्टर डॉट हम क्रॉस और डॉट को चेंज कर रहे हैं, एन कैप क्रॉस डेल फाई डी आर। डी आर क्यों, ये तो डी एस चल रहा है ना हमारे पास, मैं डी आर ही लिखते हुए आ रही हूँ, ये तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हुआ तो ये डी एस है, डी एस। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया, क्योंकि हमें ए वेक्टर को आर्बिट्रेरी है इस तरह की फॉर्म में लेके आना था कि ए डॉट में बने, तो हम ए डॉट को हटा पाए, है ना। कुछ इस टाइप से ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन को। तो आप भी इस तरह कोशिश करेंगे किसी एग्जाम में, आपको यदि ऐसे प्रूफ करने को आया तो इसे आप लिखेंगे एन कैप क्रॉस डेल फाई, और ए वेक्टर कैसा है हमारा, आर्बिट्रेरी है, तो हम ये डॉट के बाहर भी सॉरी इंटीग्रेशन के ए डॉट को बाहर लेके आ सकते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर ए वेक्टर डॉट। अब दोनों में से इसे हटा देंगे और ये वाली टर्म्स हमारी बराबर बच जाएगी, यही हमारा डिडक्शन है। तो हमने 3 डिडक्शंस पढ़े, स्टोक्स थ्योरम के 3 डिडक्शंस पढ़े। सेकंड वाला जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली कई बार पूछा गया है, पूछे ये भी गए हैं, वो वाला बहुत बार ही पूछा गया है, इसलिए बाकी आप ये देख लें, नोट कर लें, फिर हम एक दो एग्जांपल्स पे बात करते हैं। एग्जांपल्स के बाद हमारी ये जो हमारा ये वेक्टर इंटीग्रेशन चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन ही नहीं, आप समझ लीजिए वेक्टर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वेक्टर में ज़्यादा आता ही नहीं है, वेक्टर में इंटीग्रेशन तक ही आता है लास्ट। तो जो हमारी वेक्टर कैलकुलस है, जो हमारे चाहे तो आप कॉलेज एग्जाम में ले लो या फिर आरपीएससी वगैरह के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें यदि वेक्टर आती है तो वेक्टर इंटीग्रेशन लास्ट टॉपिक होता है। तो यहाँ तक वेक्टर का पार्ट कितना छोटा सा है, और ये भी पूरा उतना ही वेटेज रखेगी हमारे एग्जाम्स के मार्क्स में, तो आपको ये अच्छे से करनी है। तो एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं, तब तक ये आप नोट कर लें। तो अब बात करते हैं कुछ PYQ की, ठीक है, जो हमारे पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन PYQs पे हम बात करते हैं। इसमें पहला है हमारा कि ए क्लोज कर्व C इन XY प्लेन, ए क्लोज्ड कर्व C इन XY प्लेन। आपको ध्यान रखना है ये किस में है, XY प्लेन में है, प्लेन बाउंड्स एन एरिया S। जो कर्व है उसका जो एरिया है, जो वो एरिया बाउंड कर रहा है वो है S, बाउंड्स एन एरिया S, then find mode of line integration r vector dot dr vector। इसका आपको मोड फाइंड करना है, तो कीजिए आप कैसे करेंगे। ये PYQ है
कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ एग्जाम है, ठीक है, 2016 वाली वैकेंसी का है ये कॉलेज लेक्चरर का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप कैसे इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जो हमारा कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में है और हमें आर डी आर बोला है, तो एक्स वाई प्लेन में आर वेक्टर क्या होगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड डी आर वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप, डी आर वेक्टर यही हो जाएगा, सॉरी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी वाई जे कैप यही हो जाएगा। हमें आर डॉट डी, आर डॉट नहीं आर क्रॉस का निकालना है, आपको क्रॉस का निकालना है, डॉट का तो सिंपली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और आप इंटीग्रेशन वैसे ही इंटीग्रेशन हो रहा है इसका, तो नॉर्मली हम क्रॉस की निकालनी है, ठीक है, क्रॉस का निकालना है, तो आप पहले क्रॉस निकालें इसका, आर क्रॉस टी आर क्या हुआ आई जे के एक्स वाई 0 डी एक्स डी वाई 0, तो आई जे के कोफिशिएंट तो 0 ही बनेंगे, के कैप का कोफिशिएंट आएगा हमारे पास एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन निकालना है हमें आर क्रॉस डी आर वेक्टर का, क्या हो गया सी के कैप एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, के कैप आप बाहर भी रख सकते हैं, और हमारे पास बना लाइन इंटीग्रल माइनस वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता लगा कि ये एक्स वाई प्लेन में है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम हमें एक प्लेन में ही बात करती है, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो इसका क्या हो जाएगा के कैप डबल इंटीग्रेशन, सरफेस में ये चेंज हो गया, क्या होता है, ये मान लिया F1 है, ये हमारा F2 है, तो डेल F2 बाय डेल एक्स माइनस डेल F1 बाय डेल वाई, तो -1, ये हो गया dx dy, तो ये हो गया के कैप, यहाँ से आया 2 सरफेस इंटीग्रेशन dx dy, सरफेस तो हमें गिवन ही है, एरिया क्या है s, तो इसकी वैल्यू हो गई 2k कैप s, और हमसे पूछा है मोड, और जब हम इसका मोड निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, मोड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर का मोड निकालेंगे, तो ये क्या होगा मोड ऑफ 2s के कैप, और 2s तो कांस्टेंट ही है, पॉजिटिव नंबर है, एंड के कैप का मोड 1 हो जाए, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 2s आ रहा है। आपको करना क्या था, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आर डॉट डी आर, आपको सिर्फ इतना थोड़ा माइंड में होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन बोल रहा है तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर आए तो आप डी आर ले आए, क्रॉस कर लिया, इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा था, ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चंस एग्जाम के ही हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह है पी वाई क्यू, ठीक है, तो पी वाई क्यू आपने अभी देखा, आपको पता लगा कि पी वाई क्यू हार्ड भी नहीं आते हैं इतना, है ना, पी वाई क्यू इतना हार्ड भी नहीं आते हैं, आप इजीली सोल्व कर पाते हैं उनको। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, ये तो फिर भी 5-6 लाइन में चला, कुछ पी वाई क्यू तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आती है हमारी वेक्टर कैलकुलस, तो उनमें कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं, सिर्फ 3 थ्योरम्स जो हमने पढ़ी हैं इनमें से कोई एक थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, सेकंड स्टेप आपका आंसर है, सिर्फ एक स्टेप है वो भी हमारा थ्योरम अप्लाई करने का, बाकी आपका आंसर ऐसे ही आ जाता है। क्वेश्चन है, ये शायद फर्स्ट ग्रेड का है, a greater than 0 एंड b greater than 0, एक ऐसा है
पॉजिटिव है एंड बी कैसा है, पॉजिटिव है, और हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन बाद में। एफ वेक्टर हमें गिवन है, एफ वेक्टर हमें गिवन है एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप, एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो क्या है हमारा एफ वेक्टर, ये क्या है एफ वेक्टर। और सी एक सर्किल है, उन्होंने बोला है क्या है, सर्किल है कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। नहीं भी देता तो भी हम पहचान पाते। और हमें लाइन इंटेग्रल निकालना है, लाइन इंटेग्रल निकालना है एफ डॉट डी आर का, ठीक है। एफ डॉट डी आर का हमें लाइन इंटेग्रल की बात करनी है। इसके ऑप्शंस भी देखो कैसे हैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 पाई, सेकेंडली 2 पाई ए बी, थर्डली 2 पाई अपॉन ए बी, फोर्थ है 0, फोर्थ क्या है 0। आप ऑप्शन से करने की यदि कोशिश करेंगे, जो हमने एक क्वेश्चन किया था आपको याद हो, उसका आंसर 2 पाई आ रहा था, लेकिन उसके लिए ए और बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जब 1 होगी तो तीनों ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। तो आप वाई ऑप्शन तो इसे ए और बी की वैल्यू 1 लेके तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिर्फ एक 0 ही तो एलिमिनेट हो रहा है, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसे प्रॉपरली सोल्व करते हैं, इसे हम प्रॉपरली सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लिया ये है अल्फा स्क्वायर के बराबर। देखो दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर है तो ये किसी पॉजिटिव नंबर के होगा, तो हमने इसे अल्फा स्क्वायर के बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो सर्किल है तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन x बराबर अल्फा कोस थीटा, y बराबर अल्फा साइन थीटा, ये हो गई। अब हम ये वैल्यूज f में पुट करते हैं, f में पुट की, x की वैल्यू है f कोस थीटा j कैप माइनस अल्फा साइन थीटा i कैप अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें निकालना है एफ डॉट डी आर। हमें क्या निकालना है, एफ डॉट डी आर हमें निकालना है। तो आप dr निकालने की कोशिश करें कि आप dr कैसे निकालेंगे। आप इसे इस तरह करेंगे, देखो dr बराबर dx बाय डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy बाय डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। क्या बनेगा, dx बाय डी थीटा का अल्फा स्क्वायर अल्फा कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा स्क्वायर प्लस अल्फा वाई इसका हो जाएगा कोस थीटा स्क्वायर एंड अंडर रूट डी थीटा। और ये हमारा बन गया अल्फा, ये हमारा अल्फा डी थीटा बन गया, ठीक है। अल्फा डी थीटा कैसे बना ये आपको दिख रहा है, स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाने वाली है। तो हमें एफ डॉट डी आर करना है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। मैंने ये क्या किया, ये तो गड़बड़ हो गई। डी आर की वैल्यू तो निकाली लेकिन डी आर की नहीं निकालनी, मुझे ये वाला डी आर नहीं निकालना था। अपने को कौन सा डी आर निकालना था, डी आर वेक्टर। ये तो मॉडुलस निकल गया। डी आर वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर हमारे पास होगा
डी एक्स बाई डी थीटा डेल एक्स बाई डी थीटा आई कैप प्लस डी वाई बाई डी थीटा जे कैप डी थीटा। इसका ये तो मॉडुलस निकल गया है ना, तो ये तो मॉडुलस हो गया, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें, ये तो मैंने ऐसे ही फ्री फोकट में निकाल दिया, इसकी नीड ही नहीं थी, हमें नीड इसकी थी। चलो तो हम करते हैं इंटीग्रेशन, हमें है एफ डॉट डी आर, आई कैप वाला आई कैप से होगा, तो ये बना गया माइनस का अल्फा साइन थीटा आई कैप प्लस अल्फा कोस थीटा जे कैप डी थीटा, इस टाइप से ये बना है। चलो पुट करते हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो गया अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन में तो है ही बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन लो तो ये ऊपर बनेगा 1 बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बना लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। लाइन इंटीग्रेशन है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई हो गई, हमने जब पोलर में चेंज कर दिया इसे 0 से 2 पाई, है ना, तो वो शुरू से यहीं से लगानी थी आपको 0 से 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब देखो a और b की वैल्यू 1 होती तो आप बड़ी आसानी से कर देते, लेकिन a और b की वैल्यू 1 नहीं है, तो चलो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 पाई। कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेके ऊपर गया ये सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम tan स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, तो सॉरी tan थीटा को मान लेते हैं, a tan थीटा को मान लेते हैं, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा, जो a होगा उसे हम कांस्टेंट है तो एडजस्ट कर लेंगे, कांस्टेंट है तो एडजस्ट हो जाएगा। और ये फंक्शन कैसा है, हमारा इवन फंक्शन है, तो हम 4 बाहर लेके लिमिट को π/2 कर देते हैं। ठीक है, π/2 के लिए हमें सोल्व करना इजी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पुट a tan थीटा बराबर t, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर dt। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर यहाँ, तो a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करती है, सॉरी a मल्टीप्लाई करना है, हमें स्क्वायर नहीं करना, a आ गया हमारा यहाँ, बराबर हो गया 4/a लिमिट। अब लिमिट कहाँ से चेंज हो गई, 0 पे तो 0 ही है, एंड π/2 tan, ये π/2 पे कहाँ जाता है, tan हमारा इन्फिनिटी जाने लगता है, π/2 पे tan हमारा कहाँ जाता है, इन्फिनिटी। तो आप चलो पुट करो, आप पुट करें, ऊपर तो क्या बन गया, ये तो हमारा बन गया dt अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप बड़ी आसानी से कर देंगे, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन में किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स वाला बन रहा है। tan इनवर्स में कैसे, 1 अपॉन a की जगह यहाँ p है ना, 1 अपॉन a, तो ये हो गया 1 अपॉन b, tan इनवर्स x की जगह t अपॉन a यानी b, ये बन गया, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, हमारे पास आया 4/ab। इन्फिनिटी जब हमने लगाया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया π/2, एंड tan इनवर्स 0 इज 0, दैट इज 2 अपॉन ab। आंसर इज 2 अपॉन ab, ऑप्शन 3। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए, समझाने की बात अलग होती है, जब एग्जाम में जब हम जाते हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई होती है, हमें जो कंपटीशन एग्जाम में तो क्या होता है, क्वेश्चंस बुक से बाहर नहीं जाते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे अनसोल्ड या एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो एक बार यदि हमारा वो क्वेश्चन देखा हुआ या हाथ से किया हुआ होता है ना,
तो हमें फिर इतनी टाइम नहीं लगता, हम स्टेप बाय स्टेप फटाफट करते जाते हैं, हमें आंसर भले याद ना हो, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये बातें होती हैं, तो आप इसे नोट करें, फिर आगे और बढ़ते हैं। तो एक PYQ ये है, ये PYQ भी आया हुआ ही है, एग्जैक्ट मुझे एग्जाम याद नहीं है किस एग्जाम में, तो इसे तो आप खुद से बना सकते हैं। जो हमें सरफेस पे आपको ध्यान देना है कि सरफेस क्या है, यूनिट क्यूब है। इन्होंने बोला यूनिट क्यूब है, तो यूनिट क्यूब तो कहीं भी हो सकती है पूरे स्पेस में, लेकिन इन्होंने बताया कि उसकी जो 3 साइड्स हैं वो XYZ एक्सिस है। इसका मतलब जो हमारा यूनिट क्यूब है वो कुछ इस टाइप से ही है ना, कुछ इस टाइप से है कि इसकी जो साइड्स हैं वो XYZ एक्सिस बन रही है। ठीक है, XYZ एक्सिस इसकी वो बन रही है साइड्स। तो इसका मतलब कि जो इसका जो और यहाँ पे 0 से 1 इस तरह ये जाने वाली है ना, तो आप ये मान सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी लिमिट हमें 0 से 1 लगानी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या है, F डॉट एन कैप, हम इसे ग्रीन्स थ्योरम से अप्लाई कर लेते हैं, डेल डॉट एफ टीवी, ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से 1 होगी, लिमिट्स 0 से 1, एफ डॉट डीवी करो 4z माइनस 2y, 4z माइनस 2y प्लस y dx dy dz। क्या बन गया ये, 4z प्लस y, सिर्फ इतना ही बचा, 4z प्लस y। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम यदि z के लिए करें तो 2 इंटीग्रेशन तो हमारे पास बचेंगे, 4z स्क्वायर बाई 2 प्लस yz लिमिट 0 से 1 dx dy। तो हमने लगाई लिमिट, तो हमारे पास आया 2 प्लस y dx dy। y के लिए लगा दो, y के लिए किया 2y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 लिमिट dx 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये आया हमारा इंटीग्रेशन बचा है dx। तो 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन हो गया x 0 से 1 दैट इज 3/2, 3/2 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो PYQ तो बहुत सारे हैं, कुछ बिल्कुल ही इजी होते हैं, कुछ में हल्का सा हमें सोचना पड़ता है। तो इजी है PYQ सारे, आपको बुक के एग्जाम्पल यदि आप सारे कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो PYQ बहुत है, हम सारे क्लास में नहीं करेंगे, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, और यदि कोई नीड हुई तो हम आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज हमारा वेक्टर का ये लास्ट क्लास है, वेक्टर कैलकुलस का कंप्लीट, हमारी वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो गई है, तो अब आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर जो कैलकुलस है इसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, कि ताकि वो भी इसे पढ़ चुके। ठीक है, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर शायद हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का होने वाला है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं शायद, ऐसा कुछ प्रोसेस किया हुआ है। तो बाकी हम देखते हैं कि कौन सा होगा, जहाँ तक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का होगा। तो ओके बाय बाय, थैंक यू। और वो भी पढ़ने के लिए आपको आना है, और आप उसे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे। ओके बाय।